साथियों, आज हमारे इस उद्घाटन अवसर पर हमने दो व्यक्तियों को, दो विशेष अतिथियों को निमंत्रित किया था। एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वर्तमान सदस्य डॉक्टर के रामास्वामी को। उनकी फ्लाइट कल यहां नहीं पहुंच सकी, आज सुबह पहुंचने वाली थी, लेकिन वो भी इनऑर्डिनेट डिले हो गई है, इसलिए कलकत्ता गई है। वो फ्लाइट कलकत्ता गई। पटना में उतरने के बजाय वो अभी कलकत्ता में है, और कलकत्ता से वो कब यहां पहुंचने वाले इसके बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। अगर हो सका तो वो यहां दोपहर तक या शाम तक पहुंचेंगे, तो हम उनके विचार आज शाम के 6 बजे के सेशन में सुनना चाहेंगे। ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब अनिश्चितता बनी हुई है। दूसरे विशेष अतिथि है हमारे मान्यवर आरएल चंदापुरी। आरएल चंदापुरी उत्तर भारत के बैकवर्ड क्लास मूवमेंट के, पिछड़ा वर्ग आंदोलन के प्रवर्तक है। ये वो शख्सियत है, ये वो हस्ती है जिन्होंने 1951 में बाबा साहब अंबेडकर को पटना में बैकवर्ड क्लासेस को संबोधित करने के लिए निमंत्रित किया था। इसको लगा दो, बंद करो, इसको बंद करो। वो जो समा था, वो जो समय था, वो ऐसा समय था कि शेड्यूल कास्ट के, बिहार के शेड्यूल कास्ट के लोग भी बाबा साहब अंबेडकर को जानते नहीं थे, परिचित नहीं थे। उत्तर प्रदेश के शेड्यूल कास्ट के लोग कुछ हद तक परिचित थे, देश के अन्य भागों के शेड्यूल कास्ट के लोग कुछ हद तक बाबा साहब के आंदोलन के साथ जुड़े थे, लेकिन बिहार का शेड्यूल कास्ट का जो वर्ग है वो बिल्कुल ही अनभिज्ञ था। ऐसे माहौल में चंदापुरी जी बल्कि विरोध में था, केवल अनभिज्ञ नहीं था बल्कि विरोध में था। तो चंदापुरी जी ने भविष्य को समझा था, इस देश के भविष्य को समझा था। इस देश के भविष्य में जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की आंदोलन का भविष्य समझाता, एक विजनरी के रूप में और एक विजन रखकर उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को यहां निमंत्रित किया था पिछड़े वर्ग को संबोधित करने के लिए। चंदापुरी जी ने एक किताब लिखी है, ब्राह्मणवाद और पिछड़ा वर्ग का आंदोलन। हाँ, ब्राह्मण राज और पिछड़े वर्ग का आंदोलन। उस किताब में उन्होंने यह लिखा है कि अगर 1951 में जैसा बाबा साहब चाहते थे, अगर 1951 में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का अगर ध्रुवीकरण हो जाता, तो आज देश की तकदीर और तस्वीर कुछ और होती। आज जो ध्रुवीकरण की बातें चल रही है, आज जो ध्रुवीकरण की चर्चा चल रही है, ये उस वक्त होना तय था। हो जाता तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती थी। ऐसे पिछड़े वर्ग के, उत्तर भारत के पिछड़े वर्ग के आंदोलन के प्रवर्तक नेता चंदापुरी जी को हमने यहां इसलिए विशेष रूप से निमंत्रित किया है, क्योंकि हम उनसे बाबा साहब अंबेडकर के साथ उनका जो साथ रहा, अनुभव रहा और उसके पीछे क्या सोच थी, इसके बारे में हम जानकारी लेने के लिए उनको यहां निमंत्रित किया है। चंदापुरी जी का ये संक्षिप्त परिचय। इसके बाद मैं चंदापुरी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो यहां आए और अपने विचार लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर
इतना समय लेकर वो अपने विचार यहाँ विस्तार से रखे फॉर 45 मिनट्स। ठीक है, थोड़ा अभी थोड़ा बोलो कर जाकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कर्मचारी लोग या वंशज के कर्तागण विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आए हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और खास करके खापड़े ऐसे महान व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर के बाद, जिन्होंने अंबेडकर के विचारों को समझा और मेरे ऐसे एक मामूली आदमी को यहां आपके बीच में लाया है। मैं उस समय डॉक्टर अंबेडकर को यहां बुलाया था जब उन्हें यह कहा जा रहा था, जब वो नेहरू सरकार से इस्तीफा दिया था उन्होंने, और कहा जा रहा था कि मुल्क के गद्दार हैं, और उनके लोग कहते थे कि मुल्क के गद्दार हैं। मैं यह कहने के लिए फिर ये दोहराता हूं और कहता हूं कि उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त हिंदुस्तान ने पैदा नहीं किया आज तक, जो दलितों का उद्धार करे, जो गरीबों का उद्धार करे, जो मजलूमों का उद्धार करे, जो गिरे हुए लोगों पिछड़ों को उद्धार करे, उसी को तो भगवान कहते हो। और किसको भगवान कहते हो? तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर किसी जात के नहीं थे, किसी वर्ग के नहीं थे, वो मानवता के थे और हिंदुस्तान के तमाम गिरे पिछड़े कुचले लोगों के रहनुमाई के लिए आए थे। वो जहां भी जिस जगह पर रहे, चाहे वायसराय के काउंसिल में रहे, चाहे वो नेहरू सरकार के भीतर रहे या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम उन्होंने किया, उनका एक ही उद्देश्य था कि किस तरह से गिरे हुए लोगों को संविधान में तरजीह दिया जाए ताकि आगे वो बढ़े या हिंदुस्तान का निर्माण करें। मैं जब मार्च महीने में 1948 के बाबा साहब से मिला और कहा कि आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन तो दिला दिया है और उसके लिए संविधान में भी गुंजाइश की है, लेकिन और जो लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसको अन्य पिछड़ी जातियां कहते हैं, उनका क्या होगा डॉक्टर साहब? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो यही चाहता था कि कोई आदमी मुझसे इस बात को कहे और आंदोलन चलावे। मैंने 1947 ईस्वी में पिछड़ा वर्ग संघ की स्थापना इसी पटना में की थी और जिले जिले उसका संगठन किया था। और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने कहा मुझे तो यही करना है और 340वां धारा लगाई और उसके अनुसार काका कलेक्टर की स्थापना भी हुई। लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों ने इसको नहीं समझा, इस चीज को नहीं समझा। जब मैं मौलाना आजाद से मिलके, जो उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, उनसे छात्रवृत्ति दिलवाई और उस वक्त सरकार का कोई एजेंसी नहीं था,
मैं सर्टिफिकेट देता था तो लोग मेरे पास दौड़ने लगे, पिछड़ी जाति के सर्टिफिकेट दे दो, सर्टिफिकेट दे दो। तो ये खुदगर्जी के आलम में है अन्य पिछड़ी जातियां। मुझे खुशी इस बात की है कि वो हमसे जो ज्यादा दबे कुचले लोग हैं वो अब इस बात को समझने लगे हैं या उठने लगे हैं, और हम लोगों का फर्ज होता है कि हम उनके बताए हुए और उनके साथ चल के अपनी ताकत को मजबूत करें। भाइयों, हमारी लड़ाई कोई वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये मुल्क के लिए है, मुल्क के उठाने की लड़ाई है। आज से 3,500 वर्ष पहले इंडो आर्यों ने आकर हम पर कब्जा किया, भारत पर कब्जा किया और हमें गुलाम बना दिया। वेद की रचना की, जिस वेद वो अवस्था की नकल है जो ईरान में है, उसी की नकल वेद है, कोई हिंदुस्तान की वो चीज नहीं है। ईरान की अवस्था की, उसकी भाषा जंद है और इसकी भाषा संस्कृत है, और हमारे दिमाग की खोपड़ी को खत्म कर दिया है, सोचने की मादा को खत्म कर दिया है। हम उसी पर आज भी चल रहे हैं। आरक्षण की बात हमने उठाई थी और आरक्षण हासिल करने में भी अन्य पिछड़ी जातियों को बहुत अभी तक नहीं मिली, और जो भी उनके वोटों के लिए इस्तेमाल किया सरकार बनाने के लिए, बस सिर्फ यही और कुछ नहीं किया। जिन लोगों ने मुकाबला किया था इंडो आर्यों का, जोरदार तरीके से मुकाबला किया था, उन्हें अछूत बना दिया गया। अछूत शुद्ध बाबा साहब ने यहां कहा था कि हिंदुस्तान की आबादी में 90% शूद्र है, एक सशूद्र शूद्र है और दूसरा अछूत शूद्र है। अछूत शूद्र तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि यह हिंदुस्तान हमारा है, क्योंकि वो बहुत तेजी से लड़ा था, बहादुरी से लड़ा था, इसलिए उसको गांव में बसने का हुक्म नहीं किया दिया। जो ने कहा गांव से बाहर जाओ, और जिन लोगों ने उनकी गुलामी कबील कर ली, जो सशूद्र पिछड़ा वर्ग का लोग है, सशूद्र शूद्र है, वो भी शूद्र है, उन्हें गांव में रहने की अनुमति दे दी। फर्क बस इतना ही था और दूसरा फर्क नहीं था। यह भारतवर्ष हमारा है। हमसे प्रेस वाले पूछते हैं ये तो भारत, ये वंश का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य और क्या होगा? अरे जब भारतवर्ष हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा होकर रहेगा, इसका निर्माण हम करेंगे। जो 2-4-5% लोग बाहर से आके हम पर कब्जा किया, वो क्या इसका निर्माण करेगा? वो क्या निर्माण करेगा? वो तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुलवा रहा है। जब हमारे लोग जग रहे हैं, उठ रहे हैं, तो देखता है कि अब हमारी गुलामी, अब हमारा ये लोग गुलाम नहीं रहेगा। हमारे वर्गों में से जन्मजात ब्राह्मणवादी नेता है एक, तो दूसरा नौ ब्राह्मणवादी नेता है। तो हमारी आवाज को, आंदोलन को दबाने के लिए 9 ब्राह्मणवादी नेताओं को तैयार कर दिया है। हमारी शक्ल को दिखलाता है कि देखो ये तुम्हारा मिनिस्टर है, ये देखो तुम्हारा कलेक्टर है, ये देखो प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा देवगौड़ा है, ये देखो फलाना राष्ट्रपति रेड्डी बन गया, ये ब्राह्मण नहीं है। लेकिन वो तो एजेंट है, वो 9 ब्राह्मणवादी के रूप में एजेंट है, वो हमारा आदमी नहीं है। जिस रोज हमारा आदमी बन जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उस वक्त हिंदुस्तान का शक्ल बदल जाएगा। जब इतिहास को हम देखते हैं तो हमारे देश में रहने वाले, बसने वाले जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ थे,
श्रवण संस्कृति थी, कोई जात पात नहीं था, मुखिया लोग होते थे, ये बात ठीक है, कोई राजा नहीं था। इस तरह का हमारा आपस में भाईचारा था, शादी ब्याह का कोई रुकावट नहीं था। लेकिन इंडो आर्यों ने जब इस पर कब्जा किया तो कहा कि ईश्वर ने हमको भेजा है, हम ऊपर रहेंगे, हम माथा से जन्म लिया है, तुम पैर से जन्म लिया है। माथा से कोई जन्म लेता है? अब पैर से कोई जन्म लेता है? अजीब हालत है। और इस तरह से वेद की रचना की और सारा साहित्य दिया और कहा कि यही ठीक है। तो हम इसको बदलेंगे, जब तक इसको बदले बिना ये देश आजाद होगा नहीं। अभी देश आजाद नहीं है। अगर इस भ्रम में है कि यह मुल्क आजाद है तो आप गलत फहमी में हैं। आजकल बहुत जोर से भूमंडलीकरण चल रहा है, अब विश्व बाजार का तमाशा खेला जा रहा है और उसमें सोनिया गांधी की सरकार भी उदारपंथ को सपोर्ट कर रही है और अटल बिहारी वाजपेयी भी उसको सपोर्ट कर रहा है। और जिस तरह से ब्रिटिश सल्तनत के अंदर में सूर्य नहीं डूबता था, उसी तरह अमेरिका का भी अब विश्व व्यापार संघ और ये विश्व बैंक और ये सब सारी चीजों के जरिए वो हमको गुलाम बनाना चाह रहा है। अब गुलाम बनाने के रास्ते पर आया है और हमारे लोग उसको बुला रहे हैं, इंडो आर्यंस लोग जो अपने को उच्च वर्ग कहते हैं, जो कहते हैं कि भगवान ने हमको ऊंचा बना के भेजा है, उनको बुला रहे हैं इसलिए कि उनके एजेंसी वो करेंगे और एजेंसी करके फिर हम पर गुलामी लादे हुए रहेंगे। अखबार वाले ये हमसे ये बार बार पूछते हैं कि क्या उद्देश्य है, क्या मांग है आपका। अभी तो मौर्य साहब या क्या उन्होंने अभी कहा क्या मांग है, क्या मांग मेरा रहेगा। अरे हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान लेंगे, मांग क्या रहेगा, कितना टाइम लगेगा। अभी हम टाइम के बारे में थोड़े कर रहे हैं, लेकिन हमारा आंदोलन बढ़ रहा है। जिस आंदोलन को महात्मा फूले ने चलाया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने चलाया, रामास्वामी नायकर ने चलाया, वो आंदोलन को हमने पिछड़ा वर्ग संघ वही चीज को यहाँ पिछड़ा वर्ग संघ के रूप में चलाया क्योंकि इसको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा लोगों को, इसलिए चलाया। यह मूल निवासियों का आंदोलन है जिसको हम पिछड़ा वर्ग के नाम में चलाया। उस वक्त मूल निवासी कहते तो शायद मुझे बचने नहीं देता, लोग मार देता अपने ही लोग कि हम मूल निवासी है। पिछड़ा वर्ग आंदोलन भी चलाया तो उस वक्त भी बहुत विरोध हुआ मेरा, लेकिन जब स्कॉलरशिप वगैरह मिलने लगा तो कहा कि ये ठीक है भाई, और नौकरी में रिजर्वेशन मिलेगा तो और बड़ी बढ़िया चीज है। तो भाइयों, जो सशुद्ध क्षुद्र है वो गांव में रहने लगा और इंडो आर्यों आक्रमणियों का साथ देने लगा और आज तक साथ दे रहा है। हम कहते हैं कि तुम उसका पिंड छोड़ो अगर आजाद होना चाहते हो। उस रास्ते से आकर के जो दूसरे लोग लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की आजादी के लिए, उसके लिए लड़ो। हम किसी जात के खिलाफ नहीं हैं, मैं ब्राह्मण जात के खिलाफ नहीं हूं। अगर कोई ऐसा समझता है तो गलत है। जनजात ब्राह्मणवादी नेताओं के खिलाफ हूं, उससे भी ज्यादा जो नौ ब्राह्मणवादी नेता है, जो दुसाध जात में जन्म लेके, जो कुर्मी जात में जन्म लेके, जो यादव जात में जन्म लेके उसको बैठा दिया है जनजात ब्राह्मणवादियों ने कि शासन करो, बिहार में करो, प्रधानमंत्री भी बन जाओ। लेकिन देखते हैं कोई आपके जीवन में कोई रद्दोबदल आता है? ये एजेंट लोग है। इससे कोई हिंदुस्तान के नक्शा पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, जीवन में कोई तरक्की होने वाली नहीं है।
जब तक इस व्यवस्था को हम नहीं बदलेंगे, जो 3500 वर्षों से व्यवस्था बन गई है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जब तक हम नहीं बदलेंगे, तो हमको ये करना, ये मुख्य उद्देश्य होगा। इसी के लिए हम जागृत कर रहे हैं। तू कितना दिन लगेगा, ऐसा लोग बोलता है। अरे हम तो कर रहे हैं इसको। बाबा साहेब अम्बेडकर को जब पटना में बुलाया, यही बगल के पंडाल से उन्होंने भाषण दिया, ईंटा पत्थर भी चला और रोशनी भी गुल कर दी गई। हमें भी चोट लगा उनके आगे खड़ा होने में, तो वो भी एक दिन था, आज भी एक दिन है। हम लोग को लॉन में मीटिंग करने नहीं दिया जाता था। 1960 में जब भाषण दे रहे थे कहीं के मारो इसको, लेकिन जब बीपी मंडल को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया और यहाँ पे सभा की, उसको भी डिस्टर्ब करने के लिए इस वर्ग के लोग आए। मैंने कहा, बड़ा बड़ा झंडा हमने गड़वाया था बांस में, हम कहा कि झंडा लेकर मारो और लॉन से खदेड़ दो। भागना शुरू किया वो लोग, हमारा लोग डट के लड़ा। तो भाइयों, बहुत गलत फहमी है हिंदुस्तान के इतिहास को। ये वैदिक इतिहास है, यह इतिहास नहीं है। इसी को आप पढ़ते हैं और उसी के टर्म में सोच रहे हैं। आरक्षण का एक समय था, आरक्षण के लिए हम लड़े, तो हम जिंदगी भर आरक्षण लड़ते रहेंगे? नहीं, हमको अब आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी होगी, तब हमारा मुल्क आजाद होगा। बाबा साहेब ने हमको जागृत किया, रिजर्वेशन दिलाया और संविधान में ऐसा गुंजाइश किया, और सरकार में भी गए तो उसको तोड़ने के लिए गए, उसमें काम करने के लिए नहीं गए थे। अपने लोगों को भलाई के लिए जहां तक संभव था वैसा उन्होंने किया, करने के लिए सरकार में गए थे। और उन्होंने कहा भी था कि संविधान तो बना दिया, हमको चेयरमैन बना दिया ड्राफ्टिंग कमेटी का, क्योंकि इतना बड़ा विद्वान कॉन्स्टिट्यूशनल और ब्रेन का आदमी था कौन इंडिया में, बना दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जो हम चाहते थे तो नहीं हुआ है, कोशिश किया है। मैं क्या करता वहां पर अकेले, जो दलित लोग कंस्टिट्यूएंट असेंबली में था और जो पिछड़ा वर्ग का असेंबली में था, वो तो बोलता ही नहीं था एक को शब्द, उसका तो मुंह बंधा हुआ था। तो हम क्या करते, लेकिन जो कुछ बड़ा हम किया। लेकिन आज हम जाग गए, आज हम जाग रहे हैं। गड़बड़ाहट है उन लोगों में जो सत्ता में बैठे हुए हैं 3500 वर्षों से। क्या करें भाई, ग्रेट ब्रिटेन तो खत्म हो गया जहां सूरज नहीं डूबता था, अब कैसे करें? तो हमको उपभोक्ता में आगे जो मेहनत कर रहे हैं, जो फसल पैदा कर रहे हैं, खेती बाड़ी पर भी कंट्रोल कर रहा है विश्व द्वारा कर रहा, हमको बाजार बना रहा है। जो कमाएंगे सब ले जाएगा विदेश में, और एजेंसी ही करेंगे जो सरकार में बनाए हुए हैं। आज ये एजेंट का काम करेंगे, और हम लोग जो कमाएंगे और खाएंगे, जो मेहनत करेंगे, वो सब चला जाएगा दूसरे जगह। यही विश्व व्यापार संगठन है, अब बहुराष्ट्रीय कंपनी का यही काम है, और यही जो है विश्व बैंक का काम है, यही सब है, अमेरिकन है। वहाँ ग्रेट ब्रिटेन का साम्राज्यवाद खत्म हुआ, तब अमेरिका के साम्राज्यवाद में आप आ जाइए। तो भाइयों, इस चीज को कौन समझेगा? खापाड़े साहब को मैं धन्यवाद दूंगा बहुत दिल से, और आप लोगों को देना चाहिए जो घूम घूम कर इसको समझा रहे। मेरे घर पर ये आ गए, रिक्शा पर चले आए, ये देखिए तू जगाने का काम कर रहे हैं, और जागेगा। मैं ये कह रहा हूं, ये रुकने वाला नहीं है, ये जागेगा। जब इन लुहारियों ने इस दिल पर आकर के यहाँ के लोगों को शूद्र बना दिया, और कहा कि शूद्र है
और जो हमारे मुखिया थे कहा कि राक्षस है, मारा उसको। और खेती बाड़ी जो हम लोग करते थे और जो बांधे हुए थे उसको भी उसने तोड़ दिया कि भूखे मरेगा तो हमारी बात मानेगा। कहे कि कर्म से नहीं जन्म से बड़ा आदमी होता है। हाँ, ये पढ़ाया उसने, जन्म से हम बड़ा है, भगवान है ऊपर, वही हमको भेजा है नीचे। और कुछ अर्थों में तो भगवान से भी वो बड़ा है। भाइयों, मैं कोई विद्वेष की भावना से कुछ नहीं कह रहा हूं, कोई झंझट लगाने के लिए बात नहीं कह रहा हूं। जो सच्ची बात है उस चीज को मैं कह रहा हूं। एक दिन था, वो धर्मियों का दिन था, श्रमण संस्कृति थी, जब कहा जाता था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, सोने का भंडार हिंदुस्तान था, और जो भी यहां आया उसको हम अपने में पचा लिया। लेकिन इन जो आर्यों ने आकर के ऐसी व्यवस्था बना दी कि हम गर्त में चले गए। तब 6वीं शताब्दी में महात्मा बुद्ध आए और उन्होंने संघर्ष किया, लोगों को जगा दिया, और यहां से ब्राह्मण धर्म खत्म हो गया, खत्म कर दिया उन्होंने। लेकिन फिर आ गया, सुमित्र के जमाने में फिर वो आ गया। तो इस बात को आपको समझना होगा और गंभीरता से समझना होगा कि हम किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसी वर्ग विशेष के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। जो खापाड़े साहब फिर हमारे पास क्यों जाते जब जाति विशेष का काम करते? तो ये मुल्क के लिए कर रहे हैं, ये मुल्क हमारा है, हम अपने देश के लिए सारा काम कर रहे हैं। इन बातों को आप समझिए। मीडिया जो है, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं होती, मुझे कहने में कोई डर पैदा नहीं होता, और मैं निर्भीक हूं। ये मीडिया हमारा नहीं है, ये मीडिया उन्हीं का है, इंडो आर्यन लोगों का मीडिया है। और जिसका पीछे 9 ब्रह्मवादियों का तस्वीर छापता है, भाषण देता है, छापते रहता है, ताकि ये लोग सब चारों तरफ हमारे शिकंजे में रहें, हमारी गुलामी में रहें, हमारी दास्ता में रहें। जिसका अखबारों में तस्वीर छपे और लंबा लंबा भाषण छपे, समझ जाओ कि वो ब्रह्मवादी नेताओं का गुलाम है, उससे बड़ा कोई दूसरा गुलाम नहीं है उसको। लेकिन उसको भी अब खत्म होना है, उसको भी खत्म होना है, इस बात को समझ लो। अब वो चलेगा नहीं, उसको ढाल बनाया, लेकिन वो ढाल टूटेगा और खत्म होगा। मैं अपने महापुरुषों को भी कहूंगा और बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में भी कहूंगा कि लोगों ने कह दिया कि हिंदू धर्म कहाँ वेद में है, अब कहां पर है उसका धर्म ग्रंथ में? अब कौन प्रवर्तक है हिंदू धर्म का? ये तो हिंदू धर्म कह के ब्राह्मण धर्म को बचाया, यहाँ तो ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। अगर वो हिंदू ब्राह्मण धर्म कहता तो ये 3-3.5% वाले लोग कभी खत्म हो जाता और ब्राह्मण धर्म मिट जाता, ये नहीं रहता, कभी खत्म हो गया रहता। इन बातों को भी आपको समझना होगा। अभी लड़ रहे हैं पिछड़ा वर्ग के लोग, और शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब्स को भी आरक्षण बहुत पहले से मिला, लेकिन कहाँ बहाली हो रहा है? बहाली कहाँ है? क्या % का बहाली हुई है? तो भीख मांगने से मिल जाएगा? भीख मांगने से मिलने उलने वाला नहीं है। अब संघर्ष और स्ट्रगल करना होगा, आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी होगी। हम लेजिस्लेचर में तो पहुंच गए हैं, कब्जा किया है उसको, तो नव ब्रह्मवादी को वहां पर बैठा दिया, एग्जीक्यूटिव पर भी हम आ जा रहे हैं। अब जुडिशियरी के जरिए वो हम पर राज करना चाह रहा है, हम जुडिशियरी को भी अपने माफिक बना देंगे।
अंबेडकर साहब ने कंस्टिट्यूशन में दिया है, वो जजेस किया, वो न्यायमूर्ति किया, जो सामाजिक स्थिति को देखकर न्याय नहीं दे सके, उच्च वर्गों के लिए खाली काम करे, वो जज और न्यायमूर्ति नहीं है। वैसा जुडिशियरी नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा हम वैसा जुडिशियरी नहीं रहने देंगे। मैं तो बैठ के बोलना चाहता था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और नहीं है, बात हुई, लेकिन जब बोलने लगा तो मैं बोल गया। और बहुत सी बातें हैं चेक करके बना के जो मैं बोल सकता हूँ और कह सकता हूँ। आप उस जमाने को ख्याल रखिए, महात्मा फूले के का ये जो आजादी की लड़ाई चल रही थी महात्मा गांधी की के नेतृत्व में, तो इसको कौन समर्थन दे रहा था? हम लोग तो सोए हुए थे, हमारे लोग तो सोए हुए थे। वही ब्राह्मण लोग उनको सपोर्ट कर रहा था। अंबेडकर साहब ने कहा था कि भाई आजादी किसके लिए? ऊंचे वर्ग के लिए, ब्राह्मणों के लिए, यही दलित के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए नहीं चाहिए। कहीं कि तुम क्या बोलता है, हम तो ब्राह्मण धर्म मानता है, और जात तो रहना चाहिए, तो जात रहना चाहिए, तो 90% हम हैं, तो हम आरक्षण काहे के लिए लेंगे? हम समूचा हिंदुस्तान लेंगे। तुम बहुत 10% चाहे 8% या 5% अपना रिजर्वेशन करवा लो। तो कहो कि ताकत है तब भिड़ जाओ, वो कहता है कि ताकत है तब भिड़ जाओ। तो भाई भिड़ना तो हम चाहते हैं। अंबेडकर साहब ने ऐसा किया, रिजर्वेशन दिला के बड़े बड़े लोग शेड्यूल कास्ट में से एसपी, डीएसपी, आईजी और आईएएस बहुत हो गए, लेकिन वो नकल कर रहे हैं उनका, ऊपर वाला जातियों का। उन्होंने इसलिए रिजर्वेशन आपको नहीं दिया था कि उसका तुम नकल करो। तुम अपने समाज को आगे बढ़ाने का तुम्हारा काम है। समाज को बढ़ाओ और अपनी ताकत को मजबूत करो। इसके लिए अंबेडकर साहब ने दिया था, और उन्हें बहुत आखिर में दुख हुआ था, जैसा कि हमारे खपाड़े साहब ने कहा कि उनके उम्मीद पर पानी फेर दिया। लेकिन उस चीज को लेके खपाड़े साहब चल रहे हैं, और सारे हिंदुस्तान से लोग इकट्ठे होते हैं साल में। पटना में हो, पंजाब में हो, अमृतसर में हो या नागपुर में हो, जहां भी हो, साल में इकट्ठे होते हैं। कितना मुश्किल का काम है, और कितना मुश्किल का काम करते हैं। अपने लिए नहीं कर रहे, ये तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए कर रहे हैं, या आपके लिए कर रहे हैं। आपका फर्ज बनता है कि इसमें आगे आकर के हाथ बटाइए इस काम में और आगे बढ़िए। मैंने दिल्ली में 1951 ईस्वी में कहा था यही बात कि हिंदुस्तान आजाद नहीं है। इंडियो आर्यों का राज स्थापित हो गया आजादी के बाद। यहाँ का रहने वाला आर्य लोग नहीं है, ये सब विदेशी है। तो बड़ा बुरा लगा, 1.5-2 घंटा भाषण दिया, तो सब लिखना शुरू किया और नया इतिहास लिख रहा है सब कि आर्यों का ही भारतवर्ष है। आर्य लोग यहीं से थे, यहीं के थे, और यहीं से दूसरे जगह चले गए थे, अपनी संस्कृति को फैला। ठीक उल्टी कलम है तुम्हारे पास, खाली झूठ बोलना है, पाखंड चलाना है, काम तो करना है नहीं, दूसरे की कमाई खाना है, तो यही तुम करोगे, करते रहो। लेकिन अब ये सब चलने वाला नहीं है, यह खत्म होगा। जब बीपी मंडल को यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाया, लोगों ने यह कहा कि 4 जाति मुख्यमंत्री होगा कि 5वां होगा? कास्ट होगा, भूमिहार होगा, राजपूत होगा, ब्राह्मण होगा, 5वां कैसे हो जाएगा? तो बीपी मंडल को बना के दिखा दिया। बीपी मंडल को हम कहा आप
एक भी हाई कोर्ट का जज पिछड़ी जाति का नहीं है, उसको बनाओ। अब कन्हैया जी का नाम दिया, वो पहला जज हुए। वो सीधा कहता है ऊंच वर्ग का लोग जो है ब्राह्मणवादी लोग, चंदापुरिया ऐसा क्यों करते हो? अरे अपनी जात का संगठन करो, मंत्री हो जाओ। काहे को सब पिछड़ा वर्ग आई है कि मूल निवासी करते चलते हो, ये खापाटे सब कर रहे हैं मूल निवासी, ये काहे के लिए कर रहे हो? अपना अलग अलग जाति करो। तो आपका जो आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा नव ब्राह्मणवादी, तो वहां से इतला आता है कि अलग अलग जातियों का संगठन करवाओ और मीटिंग करवाओ। यही लालू जी ने किया यहाँ पर, और यही मायावती जब वहां मुख्यमंत्री बनी तो किया, उन्होंने इस चीज को किया, दूसरा नहीं किया। 500 सबको लेके चलो। और मैं यही चीज में एकदम क्लियर हूं, इसमें स्पष्ट हूं कि जिसको अछूत बनाया गया उसको पहला प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत का बनाया जाएगा। वो लास्ट टाइम हमारे सबको वहाँ पे, क्योंकि वो सबसे जबरदस्त तरीके से इंडियन आर्यनों के खिलाफ लड़ा और हजारों वर्षों तक उसको नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ा। इसलिए पहला प्रधानमंत्री अछूत सुदूर जिसको अछूत बना कर रखा गया है, जो चीज पहले दलित कहता था उसको हमको प्रधानमंत्री बनाना है। और इस चीज में एकजुटता जरूरी है अन्य पिछड़ी जातियों को। वो यही करेगा कि 5 वर्ष उसको मुख्यमंत्री बना देगा और 5 वर्ष में मुक्ति बना के नया ब्राह्मणवादी नेता तैयार कर देगा, कहेगा कि अब तुम मुख्यमंत्री हो। तो हमारा आदमी लालची है पद का और पैसे का, पिछड़ा वर्ग का नाम लेगा, दलित का नाम लेगा, लेकिन पिछड़ा वर्ग कौन चलाया और शब्द किसने दिया और किसने ये शेड्यूल कास्ट को उठाया, शेड्यूल ट्राइब सब पिछड़े वर्गों को उठाया, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या गुंजाइश किया, उसका बात नहीं करेगा। वो कहेगा जयप्रकाश नारायण हमारे नेता है, वो कहेगा कि जयप्रकाश नारायण हमारे नेता है। अरे वो तो आरक्षण के खिलाफ था, अभी तो मंत्री बन गया है। स्पष्ट मैं बोल रहा हूं, कोई राजनीति के ख्याल से नहीं बोल रहा हूं, एक्सप्लेन करने के ख्याल से बोल रहा हूं। तो एक नीतीश है यहाँ पर, वो आरक्षण के खिलाफ बोलता था, या लालू आरक्षण के खिलाफ बोलता था। मैं जयप्रकाश नारायण से लड़ा, हमारे 300 आदमी घायल हुए, कर्पूरी ठाकुर को उसने खड़ा कर दिया और ये ब्राह्मण मीडिया ने उसको नेता बना दिया कि यही नेता है। और हमारा लोग अभी भी उसी को कह रहा है कि नेता है। अरे वो तो तोड़ने के लिए लाया, नव ब्राह्मणवादी था, असली आंदोलन को झांपने के लिए लाया। अगर खापाटे साहब नहीं रहते तो मैं कहाँ यहाँ पर आता, मैं तो कोटरी में मुझे बंद कर दिया गया है। और 40 बीघा का वहाँ बहुत किफायत मिलता था डाल्टनगंज और रांची रोड पर, चियाकी पंचायत में, वहाँ का खरीद करके एक आश्रम बना के बुढ़ापे में मर जाना चाहता था, काम करते हुए आदिवासी पिछड़े जातियों और दलितों के बीच में। उसको कब्जा कर लिया है सब। अटल बिहारी वाजपेयी को लिखा, पहले लिखा यहाँ के मंत्री को, तो कहीं कि हमारे हाथ बेच न दीजिए, हमारे हाथ में बेच दीजिए। उनका कि अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सिखला रहे हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी को 2 दफे दिखा, उसका जवाब नहीं दिया। ये प्रधानमंत्री है, ये इसमें डॉक्टर अंबेडकर का इंटरनेशनल शिक्षा केंद्र का 2 कमरा बना दिया सबसे पहले। और पूरन चंद जो उस वक्त मंत्री था उस मेरे पास आया, कहा कि डॉक्टर लोहिया का जरा कॉलेज खोलना चाहते हैं, इसे खुद जमीन दे दीजिए। कहा कि ले लो खोल लो डॉक्टर लोहिया का कॉलेज, इसमें कोई एतराज नहीं है। सोडा फैक्ट्री वाला ये बिरला आया था उस जमीन को लेने के लिए, रोडे पर है, और बिहार गवर्नमेंट को कॉर्पोरेशन से सोडा फैक्ट्री खोलना चाहता था।
हम कहा कि नहीं, तुमको नहीं मिलेगा। तो वो चला गया, वो गढ़वा में खोला। तो भाई, आपका समाज जो हजारों वर्षों से दबाया गया है, उसके लिए, उसको उठाने के लिए, मुल्क को आपको अपने हाथ में लेने के लिए आपकी कुर्बानी चाहता है। इसके लिए आप तैयार हो जाओ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह बात कहा था कि भाई, हमको तो घर से बेदखल कर दिया और रहने नहीं दिया, और कहा कि अलग रहो, अछूत हो। लेकिन भाइयों, जब मेरा अपना राज स्थापित हो जाएगा, जब देश हमारे हाथ में आ जाएगा, तो तुमको हम बाहर नहीं करेंगे, तुमको यही रहने देंगे। जैसे यहूदियों को कर दिया जर्मनी वाले ने कि पैलेस्टाइन बनाना पड़ा, ये एंग्लो अमेरिकन, ये जगह नहीं मिलता था, जाए कहाँ। अभी हम इंडो आर्यन को कहें कि यहाँ से छोड़ के भाग जाता हूँ, कहाँ जाएगा? उसकी कहाँ है जगह, कहाँ तलाशते फिरेगा? और मौका आने वाला है। हमको लोग कहेगा कि बड़ा क्या है, क्या बात बोल रहा है? अरे वो तो मौका आने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं है उसमें लगेगा। मंत्री बना देता है, अभी बना दिया पासवान को मंत्री, और पेज का पेज रंग दिया अखबार में कि अम्बेडकर यही है 20वीं सदी का, पासवान अम्बेडकर है। समझ रहे ना? हमारी बात क्यों नहीं छापता है? जो आए होंगे रिपोर्टर, वो भी न छापेगा, करिए ये क्या बोल रहा है, बाप रे बाप। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, गलत बात कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो आपका फर्ज बनता है कि 2 ही पेज का सही, 4 ही पेज का सही, हर जगह से अखबार निकालो, समाचार निकालो, पत्र निकालो, और गांव-गांव में इसको फैलाओ। हम 90% है गांव में हमारे रहने वाले लोग हैं। जब गांव उठ जाएगा तो फिर ये कौन 2-4% वाले हमको क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकेगा। तो इन बातों को समझो। हम अत्याचार नहीं करना चाहते, हम किसी के प्रति खिलाफ अन्याय नहीं करना चाहते, हम सब लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, बराबरी का दर्जा देके चाहते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी यही बताया और बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी यही बताया। वैसे जैसा खापाड़े साहब ने कहा और राम साहब को उन्होंने रिपोर्ट दी कि 50% डेलीगेट्स हमारे जो आने वाले थे वो रुके पड़े हैं जहां के तहां, और जो मुख्य अतिथि थे इसका उद्घाटन करने वाले वो भी कहां मिसलेड हो गए, अभी तक नहीं पहुंच सके। लेकिन मैंने तो अपने जीवन का एक एक अंग, एक एक पल इस आंदोलन में बिताया है। आज 63 वर्ष में हम जा रहे हैं इस काम को करते हुए। मैं एक एक व्यक्ति का हुलिया जानता हूँ कि कौन क्या है। बहुत लोग तो अभी पैदा हुआ, हम मुख्यमंत्री बन गया, पता है कि हम ही नेता हो गए। तुम नेता नहीं हो, बना दिया है दूसरे लोग, अब बना दिया है उच्च वर्ग के लोग, ब्राह्मणवादी लोग, तुम्हारे जरिए आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए। लेकिन ये ध्वस्त होगा नहीं। इसलिए भाइयों, 2 बात को अगर आप समझ जाइएगा तो सारी चीज समझ जाइएगा। एक, ब्राह्मणवादी नेता जो ब्राह्मण जाति से आता है, सब ब्राह्मण को नहीं मैं ब्राह्मणवादी कहता हूं, जो ब्राह्मण जाति में जन्म लेता है अब ब्राह्मणवादी नेता बन जाता है, वो ब्राह्मणों को भी एक्सप्लॉइट करता है। और दूसरा, 9 ब्राह्मणवादी नेता जो शूद्रों में से या किसी धर्म के मानने वालों में से, उसको 9 ब्राह्मणवादी नेता बना देता है, ढाल बनाता है अपना, दिखलाता है कि देखो ये कौन है, बैकवर्ड क्लास का ना है, तो तुम्हारा ही भाई ना है, चीफ मिनिस्टर है, इसी के पीछे रहो। ऐसा करके गुलाम बना के रखता है। तो इस चीज को समझिए, ब्राह्मणवादी नेता और 9 ब्राह्मणवादी नेता
जिस वक्त इस चीज को आप समझ जाओगे उस वक्त हिंदुस्तान की राजनीति को समझ जाओगे। दूसरी बात यह है, अपना इतिहास, कहाँ है मेरा इतिहास? ये तो सब वैदिक इतिहास है, झूठ पर है लिखा हुआ, सही इतिहास तो कहीं नहीं है। महात्मा बुद्ध ने भी जो उपदेश दिया और जो बतलाया और जिसके जरिए हिंदुस्तान की जनता के दिमाग और दिल को बदला, वो चीज कहाँ है? वो संस्कृत में नहीं बोलते थे, यहाँ के लोकल डायलेक्ट्स में बोलते थे। महावीर भी लोकल डायलेक्ट्स में बोलते थे। आपके मैं तो दंग था उस वक्त जब बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ बोल रहे थे, इतनी अच्छी हिंदी बोलते थे, भव्य चेहरा था। अच्छा ठीक है, तो अब बहुत सारी बातें आपको मैंने बतलाई और संघर्ष का रास्ता आपको बताना होगा, तभी हुआ, ऐसा नहीं हुआ होने वाला है। इन शब्दों के साथ मैं, क्योंकि आप बिहार में आए हैं, मगध की राजधानी बिहार में आए हैं, यहीं से विश्व की क्रांतियां फैली है। महात्मा बुद्ध ने या महावीर ने, यहीं से विश्व में क्रांतियां फिर फैलेगी, अब फैलने वाली है। तो ऐतिहासिक ये अधिवेशन है, इसके लिए गिनती नहीं करना है कि कई लाख आदमी जुट गए, भाड़े पर गाड़ी पर बैठा के ले आए और गिना दिया को 10 लाख आदमी। 5 आदमी क्रांति करेगा, 2 आदमी क्रांति कर सकता है। मार्क्स और लेनिन था, ज्यादा आदमी की जरूरत नहीं है, डेडिकेटेड आदमी की जरूरत है, कुर्बानी देने वालों की जरूरत है। कम लिखवाए। अब तो मैं ज्यादा जो जिंदा रहने वाला भी नहीं हूँ, लेकिन आंख के सामने नजर नहीं आ रहा है कौन आवेगा आगे, कौन पहले आवेगा, नजर नहीं आ रहा है। जिसको लाओ वो मिल जाता है, उस सब बड़ी दिक्कत होती है। तो भाइयों, इन शब्दों के साथ मैं अब स्थान ग्रहण करूंगा और जब कभी भी खाबाड़े साहब का हुक्म होगा तो फिर आपके सामने अपनी तस्वीर लाऊंगा। धन्यवाद। जागो जागो, समय नहीं है, लिखना है इतिहास। यदि समय यो बीत गया तो होगा जग में उपहास। साथियों, इस सत्र का समापन करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खाबाड़े साहब। साथियों, चंदापुरी जी के साथ के पास जानकारी का भंडार है। चंदापुरी जी ने एक विषम परिस्थिति में आंदोलन चलाने की कोशिश की, खासकर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों का ध्रुवीकरण करके आंदोलन चलाने की कोशिश की। और इस दिशा में उनके पास उनके अपने किए गए प्रयास, उनको जो कटु अनुभव आए वो कटु अनुभव, उनको जो सफलता मिली वो सफलता, उनको जो विफलता मिली वो विफलता, इसकी सारी जानकारी उनके पास है। और ये कभी भी संभव नहीं कि एक घंटा या 1.5 घंटे के स्पीच में ये सारी जानकारी उनसे हम हासिल कर सके। इसलिए हमने ये तय किया है कि चंदापुरी जी का 5 सीटिंग में, 4-4 घंटे के 5 सीटिंग में एक लंबा इंटरव्यू हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पटना शहर छोड़ने के पहले। यह अधिवेशन
खत्म होने के बाद 2-4-5 दिन पटना में रुककर हम उनका एक लंबा इंटरव्यू यहां रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और वो लंबा इंटरव्यू हमारे पत्र पत्रिकाओं में जैसा वो बोलते हैं, जैसा वो बताते हैं, वैसा ही छपेगा। इसलिए उनके पास की सारी जानकारी हम आप लोगों के सामने रखेंगे। साथियों, इसके साथ मैं आज के इस उद्घाटन सत्र का समापन भाषण की ओर बढ़ता हूं। यह बात आप लोगों को बताई गई है कि 1991 में हमने यहां पटना में अपना एक राष्ट्रीय अधिवेशन किया था और उसके ठीक 8 साल बाद अब यह राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। पटना के राष्ट्रीय अधिवेशन का बहुत ज्यादा लाभ हम बिहार में संगठनात्मक जाल फैलाने के लिए नहीं ले सके। कुछ कारण थे। दूसरी बात, उस समय सिचुएशन उतनी तैयार नहीं थी, सिचुएशन उतनी राइप नहीं थी। मैं पिछले 6 महीने से पटना और बिहार में फील्ड वर्क कर रहा हूं, बीच बीच में आ रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं और ये सारी बातों के आधार पर मैं आज ये कह सकता हूं कि आज पटना में, आज बिहार में सिचुएशन सबसे ज्यादा राइप है, सबसे ज्यादा अनुकूल है, परिस्थितियां अनुकूल है। इस अनुकूल परिस्थिति का फायदा लेकर हम अपने संगठन को यहां बढ़ाना चाहते हैं और यह संगठन बढ़ना तय है और बढ़ेगा। इसलिए बामसेब का जो 22 राज्यों में जो जाल है, जो ताकत है, 22 राज्यों के बामसेब के सारे साधनों को एकत्रित करके हम यहां ये इतना बड़ा अधिवेशन कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार में हम बड़े पैमाने पर आगे बढ़ सके और मुझे पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि हम बिहार में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ सकेंगे। साथियों, एक बात हमें बिहार के संबंध में याद रखना चाहिए कि बिहार क्रांति और प्रतिक्रांति की भूमि है। इसी बिहार में प्राचीन भारत में क्रांति हुई थी और उसी क्रांति को पलटकर प्रतिक्रांति, ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रांति इसी बिहार में हुई थी और पटना, पाटलिपुत्र जो उस वक्त कहलाता था, यह उसका केंद्र बिंदु था। इसलिए जब मैं बिहार में लोगों से, अपने लोगों से, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो, जनजाति के लोग हो, चाहे पिछड़े वर्गों के लोग हो, जब मैं उनसे संवाद करता हूं, बातचीत करता हूं, चर्चा करता हूं, तो मेरा यह ओपिनियन बनता है, यह मत बनते जाता है कि बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यशुंग मित्र जो ब्राह्मण था, जो उनका सेनापति था, जो राजा बना और जिसने ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान किया और ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रांति की, उसके बाद आज तक बिहार कभी भी शांत नहीं रह सका और नहीं रहा। और बिहार में संघर्ष शोषित और शासित जातियों का, शोषक और शासक जातियों के साथ लगातार संघर्ष चल रहा है। जब भी मौका मिलता है यह संघर्ष चलते रहता है। यही कारण है कि आज बिहार में शोषित और शासित जातियों में बड़े पैमाने पर चेतना है, लेकिन यह चेतना जातीय चेतना है। आज बिहार की हर शोषित और शासित जाति, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो, यह जातीय चेतना आज चरम सीमा पर है। लेकिन साथियों, इसके साथ ही हमें एक बात जानना चाहिए और समझना चाहिए, वो ये कि बिहार में विचारधारा का पूर्णतया अभाव है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अभी अभी बिहार में, इसी पटना में ज्योतिराव फुले का स्मृति दिवस मनाया गया। नवंबर में जब मैं इधर आया, नवंबर के लास्ट वीक में, तो मैंने देखा कि बड़े बड़े पोस्टर लगे थे
ज्योतिराव फुले का स्मृति दिवस मनाने के, लेकिन ज्योतिराव फुले की तस्वीर उस पोस्टरों में नदारद थी। तो जिनके पास तस्वीर नहीं है ज्योतिराव फुले की, उनके पास ज्योतिराव फुले की विचारधारा कैसे हो सकती है? हमें समझना होगा ये बात, ये हमें समझना चाहिए। तो ज्योतिराव फुले का नाम, बाबा साहब अंबेडकर का नाम, ये जो जातीय चेतना है और जातीय चेतना के आधार पर जो राजनीतिक स्टंटबाजियां होती है, उस स्टंटबाजियों के लिए ज्योतिराव फुले का नाम, छत्रपति शाहू महाराज का नाम और बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया जाता है। उनके दिन भी मनाए जाते हैं, लेकिन विचारधारा का पूर्णतया अभाव है। यहां पटना में कंकरबाग नाम का एक एरिया है। इस एरिया में कुर्मी महासभा का दफ्तर है। छत्रपति शाहू महाराज की 2 तस्वीरें वहां पर लटक रही है। मुझे एक बार वहां जाने का मौका मिला। हमारे यहां बिहार के जो हमारे संयोजक है शिव कुमार कांत, उन्होंने कंकरबाग एरिया में एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग के लिए जब मैं, वो मीटिंग वहां उस दफ्तर में रखी थी, जब मैं गया वहां वो कुर्मी महासभा के पदाधिकारी बैठे थे। मैंने उनको कहा, भाई छत्रपति शाहू महाराज की आपके पास तस्वीर है, क्या जानकारी आप रखते हैं छत्रपति शाहू महाराज की? जानकारी बिल्कुल नदारत है। तो ये जो जातीय चेतना है, लेकिन विचारधारा नहीं है, विचारधारा का अभाव है। विचारधारा के आधार पर जो जागृति है, उस जागृति का जो पूर्णता अभाव है। इससे केवल जातीय चेतना के आधार पर आंदोलन आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। 20 साल का हमारे पास तजुर्बा है, 22 राज्यों में काम करने का तजुर्बा। इस तजुर्बे के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जातीय चेतना के आधार पर आंदोलन बढ़ाया नहीं जा सकता। कास्ट कॉन्शियसनेस के आधार पर कोई आंदोलन आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि हमारा दुश्मन, जो हमसे बहुत ज्यादा चालाक है, वो इस जातीय चेतना का अपने हित में इस्तेमाल कर रहा है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है और एक जाति का दूसरे जाति के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। एक जाति को काटने के लिए दूसरी जाति का इस्तेमाल कर रहा है। आज बिहार में ही यादव और कुर्मी आमने सामने खड़े हैं। यादव और कुर्मी मिलकर ब्राह्मणवादियों के सामने, शासक जातियों के सामने आमने सामने खड़े होने के बजाय यादव और कुर्मी अपने एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। चमार और पासवान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इसलिए साथियों, ये जो जातीय चेतना का उभार जो बिहार में है, इससे यह आंदोलन आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, बल्कि यह आंदोलन काउंटर करने की दुश्मन की साजिश है और दुश्मन इसमें कामयाब हो सकता है। यदि इस जातीय चेतना को विचारधारा के साथ जोड़ा नहीं जाता, इस जातीय चेतना को वैचारिक आकार और रूप नहीं दिया जाता, तो यह जातीय चेतना काउंटर होना तय है और काउंटर होगी। ये जो बिहार की पृष्ठभूमि है आज की, इस बिहार की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हमें बामसेब की ताकत, सारे देश की ताकत, 22 राज्यों की ताकत और 22 राज्यों के संसाधन बिहार में लगा देना चाहिए और बिहार में लगाने का हमने संकल्प किया है, ताकि बिहार में हम शोषित और शासित जातियों में विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सके। यही वो बिहार है जहां दलित मुसलमान, पिछड़ा मुसलमानों की सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस है। बिहार में ही दलित मुसलमान, शेड्यूल कास्ट से कन्वर्टेड मुसलमान शेड्यूल कास्ट में अपने आप को इंक्लूड करने का आंदोलन चला रहे हैं। सारे देश में ये कॉन्शियसनेस कम है, लेकिन ये सारी बातें विचारधारा के अभाव में खत्म होना तय है। इसलिए साथियों, विचारधारा का प्रचार और प्रसार बिहार में करना बहुत जरूरी है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए।
वामसेप वैचारिक क्रांति का संगठन है, वैचारिक परिवर्तन का संगठन है। और अगर किसी भी समाज में, किसी भी देश में जॉन स्टुअर्ट मिल नाम के एक विचारक हुए हैं, वो ये कहते हैं कि अगर किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज के में अगर आप कोई बुनियादी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उस समाज के सोचने समझने के, विचार करने के तौर तरीके में बुनियादी परिवर्तन लाओ। उस समाज के सोचने समझने और विचार करने के तौर तरीके में जब तक बुनियादी परिवर्तन नहीं आता, तब तक उनके विचारों में कोई, उनके उस समाज में, उस देश में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए साथियों, अगर वैचारिक परिवर्तन की अगर जरूरत आज भारत में, भारत के किसी राज्य को सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो जरूरत है बिहार को। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिहार में आगे बढ़ रहे हैं और बिहार में हमें कामयाबी मिलेगी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में नेताओं की कोई कमी नहीं है। यह आपके सामने रिजर्व बैंक है। एक बार मैं वहां मीटिंग लेने के लिए गया तो मेरे सामने जो लोग बैठे थे बिल्कुल नेता जैसे लगते थे, कुर्ता पैजामा पहने थे, दुपट्टा उनके कंधे पर लटक रहा था। तो मैं, हमारे साथी मिस्टर शिव कुमार कांत जो मुझे लेकर गए थे, मैंने उनको कहा कि भाई ये कर्मचारी है या नेता है? अरे आप नेताओं की मीटिंग कर रहे हैं या यहाँ के कर्मचारियों की मीटिंग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये सारे रिजर्व बैंक के कर्मचारी है। अरे रहते तो नेता जैसे, इनका बोल, इनकी बोली, इनकी भाषा सारी नेताओं की जैसी, इनका चलन नेताओं के जैसा है। तो शिव कुमार कांत ने मुझे कहा कि खापर्डे साहब इधर ऐसा ही चलता है। तो बिहार में नेताओं की कमी नहीं है, बल्कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बिहार से जो आदमी नेता बनता है वो सारे देश का नेता बनना चाहता है, सारे देश को नेतृत्व देता है, लेकिन बिहार को नेतृत्व नहीं देता। और बिहार की जनता आज भी नेतृत्वहीनता से गुजर रही है। नेतृत्व बिहार में नदारत है। अगर बिहार में नेतृत्व होता तो मुझे नहीं लगता कि आज बिहार की जो हालात खस्ता है। आपको शायद ताजुब होगा जानकर कि बिहार के 56 जिले हैं, 56 जिले में से 47 जिले बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले जिले, 56 में से 47 जिले बिलो पॉवर्टी लाइन के जिले हैं। बिहार की जो आज हालत है, यह हालत अगर बिहार में सही माने से विचारधारा के आधार पर, विचारधारा को लेकर चलने वाला अगर नेतृत्व पैदा होता तो वो नेतृत्व, वो बिहार की हालत आज ये खस्ता नहीं रहती। मैं ये जानता हूं, मैं ये मानता हूं कि चंदापुरी जी ने एक वैचारिक आधार बनाकर इस आंदोलन को चलाने की अपने जमाने में कोशिश की। उससे कुछ जागृति भी आई, लेकिन चंदापुरी जी ने कोशिश की, चंदापुरी जी को विफल बनाने की भी कोशिश बहुत बड़े पैमाने पर हुई। ये बात भी आपको समझना होगा कि चंदापुरी और बाबा साहब अंबेडकर, इन दोनों ने मिलकर जो बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन बनाने की योजना उस वक्त बनाई थी, इस योजना को महाराष्ट्र के ही एक कुर्मी नेता ने विफल बना दिया था, जो उस वक्त अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के अध्यक्ष थे। हम महाराष्ट्र के जो लोग इधर आए हैं, उन्होंने ये बात को जानना चाहिए। ये बात अलग है कि उन्होंने ये बात नेहरू के, ये कार्य, ये काम उन्होंने नेहरू के इशारे पर किया था, क्योंकि वो कांग्रेसी थे और नेहरू के इशारे पर चलते थे। और इसकी उन्हें कीमत भी अदा हुई, क्योंकि नेहरू ने उनको सेंट्रल कैबिनेट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया, उनकी एजुकेशन सोसाइटी को 2 करोड़ रुपया दान दिया, उस वक्त 2 करोड़ रुपया दान दिया और कुछ जमीन दी। इतने से के लिए उन्होंने इस सारे आंदोलन को और इस देश के पिछड़े वर्ग के भविष्य को दांव पर लगा दिया। तो ये जो है, ये जो बिहार की इस स्थिति को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज का समय अनुकूल है और हम बिहार में आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। साथियों,
बामसेफ मास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बामसेफ ये समाज के प्रबुद्ध वर्ग का ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रबुद्ध लोगों का संगठन है, ये पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, ये बुद्धिजीवी लोगों का संगठन है। कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि बुद्धिजीवी लोग ज्यादा तादाद में नहीं है, तो ये संगठन, इस संगठन की विचारधारा, इस संगठन का कार्य जन जन तक कैसा पहुंचेगा? इसके लिए हमें अपने साधन का विकास करना होगा। हम इस साधनों का विकास कर रहे हैं। जैसा हमारे साथी मेश्राम ने बताया कि हम आने वाले समय में हमारा 2 पॉइंट प्रोग्राम है, 500 जिलों में हमारा नेटवर्क पैदा हो और प्रचार माध्यम में हम अपनी सारी ताकत लगाकर देश के हर भाषा में कम से कम एक नियतकालिक हम शुरू करने जा रहे हैं। आज 4 भाषा में हमारे नियतकालिक चलते, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बामसेफ की स्थापना 6 दिसंबर 1973 को हुई थी और बामसेफ की स्थापना के साथ हमने एक संकल्पना, बहुजन समाज को बनाने की एक संकल्पना, शोषित और शासित जातियों को जोड़ने की एक संकल्पना हमने लोगों के सामने रखी, जिसको 85 वर्सेस 15 की विचारधारा या 85 वर्सेस 15 की संकल्पना कहा जाता है। आज बामसेफ की कुछ ताकत है, आज बामसेफ का 22 राज्यों में नेटवर्क है। उस वक्त कुछ भी नहीं था, लेकिन जो चंद मुट्ठी भर लोग बामसेफ के साथ में जुड़े थे, उनके माध्यम से इस संकल्पना का हमने सारे देश में प्रचार प्रसार किया। और मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि आज देश की समाज नीति, आज देश की राजनीति पर यही संकल्पना हावी है। चाहे दुश्मन हो, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे हमारे शोषित और शासित जातियों के आपस में जाति जाति के नाम पर आपस में बटे हुए संगठन हो, वो सब इसी विचारधारा को मध्य बिंदु बनाकर अपनी बात को रखने की और अपने प्रयासों को रखने की चेष्टा करते। ये विचारधारा आज जन जन तक पहुंची है। अगर हम संकल्प करें, अगर हम तय करें, तो ये काम मासेस तक इस विचारधारा को पहुंचाना ये कोई कठिन काम नहीं है। ये काम हम आगे बढ़ने से बगैर साधन के, अगर हमने 85 वर्सेस 15 की विचारधारा को देशव्यापी विचारधारा और देश को प्रभावित करने वाली विचारधारा बनाया है, तो आज हमारे पास थोड़े बहुत साधन है और आने वाले समय में बड़े पैमाने पर साधन होंगे। तो हम मासेस तक अपना काम क्यों नहीं पहुंचा सकते? ये पहुंचाना तय है। साथियों, आज देश में कुछ बुनियादी परिवर्तन आया है और बुनियादी परिवर्तन देखा जा सकता है। मैंने कल भी बिहार की कॉन्फ्रेंस में कहा था, आज फिर इस मंच से दोहराता हूं कि एक बुनियादी परिवर्तन देश में आया है। वो ये है कि देश की जो शासक जातियां हैं, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ये जो शासक जातियां है, ये शासक जातियां आज सबसे ज्यादा घबराई है, मोस्ट फ्राइटेंड है, सबसे ज्यादा घबराई हुई है। कई बातों से यह घबराहट पहचानी जा सकती है। जो जुडिशियरी आज आरक्षण को काउंटर करने में लगी हुई है, जुडिशियरी को आज ब्राह्मणवादियों ने एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा बना दिया है। जुडिशियरी की क्रेडिबिलिटी को गिराकर, जुडिशियरी की प्रतिष्ठा को, आज न्यायपालिका की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा लोअर है, सबसे ज्यादा नीचे आ गई है। उसमें इतना ज्यादा पतन हो गया है कि न्यायालय में एक वकील हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जूता पैर से निकालकर फेंक कर मारता है। ये जुडिशियरी की क्रेडिबिलिटी है। लेकिन एक बात आपको समझना होगा कि ये जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, ये ताकतें न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगाकर हमारे आंदोलन को, हमारी विचारधारा को काउंटर करने की और ब्राह्मणवादियों के हाथों में नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके घबराहट का प्रतीक है, ये उनके फ्राइटननेस का प्रतीक है, ये उनके ताकत का प्रतीक नहीं है, ये उनके ताकत का सिंबल नहीं है। हमें
उनकी ताकत का सिंबल नहीं मानना चाहिए। हमारा यह कहना है कि लोकतंत्र में जुडिशियरी लोकतंत्र के अधीन है और लोकतंत्र के सामने और जनता के सामने और जनमत के सामने जुडिशियरी का झुकना तय है। आज नहीं तो कल हम जुडिशियरी को झुकाकर रहेंगे। आप लोग अपना भोजन वगैरह लेकर ठीक 2:30 बजे इस हाल में पधारने की कृपा करें। जय भीम, जय भारत।